आपका बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट? जो लोग झूठ बोल रहे थे कि हमारी ज्ञान व्यापी मस्जिद है, वो सामने उजागर हो गया, क्योंकि उनके ठीक कंपाउंड में वहां पे आदि विश्वेश्वर का भव्य शिवलिंग मिला। एक तरफ आपने पूरे देश में झूठ बोला कि ये फाउंटेन है, और जब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसका एएसआई सर्वे हो जाए, तो आप सुप्रीम कोर्ट भाग के आ गए कि नहीं, इसका एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे आज शिवलिंग निकला है वजू टैंक में, तो क्या भक्त का अधिकार नहीं है कि वहां पे पूजा कर सके, दर्शन कर सके अपने आराध्य का, अपने ईश्वर का? तो आप गलत ढंग से झूठ बोल के वहां पे जबरन नमाज पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद। ना ज्ञान का, ना ज्ञान व्यापी तो कोई शब्द ही नहीं इस्लाम में। व्हाट इज ज्ञान व्यापी मस्जिद? जहाँ पे भगवान कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वहीं पे क्या जरूरत थी मस्जिद बनाने की? फिर लोग ये भी तो सवाल पूछते हैं कि आप और कितने मंदिर निकालेंगे, ट्रेंड ही ऐसे तो सेट हो जाएगा ना। किसी के घर में घुस के कितने गलत कब्जे किए, कितने गलत कब्जे करोगे, सवाल ये होना चाहिए। पर नैरेटिव का खेल ऐसा है कि सवाल हमसे पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ आप ये काम करेंगे। सवाल हमसे नहीं पूछना चाहिए, सवाल इन लोगों से पूछना चाहिए कि आपने कितनी जगह गलत कब्जा कर रखा है। राम मंदिर का केस 1950 से चल रहा है, कभी दिखाई नहीं गया मेन स्ट्रीम में। भोजशाला का केस सन 2000 से चल रहा है, कभी दिखाई नहीं गया मेन स्ट्रीम में। टीले वाली मस्जिद का केस 2013 से चल रहा है, ना तब कोई गवर्नमेंट थी, कभी दिखाई नहीं गया मेन स्ट्रीम में। आपको कई बार धमकियां भी मिली हैं। ज्ञान वापी केस में आपने बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना भी किया है और अभी भी शायद आप कर रहे हैं। कभी ऐसा लगा कि अब पीछे हट जाना चाहिए? एक बार को ऐसा हुआ कि बहुत हो गया? अगर कोई पीपल का पेड़ कटा है लखनऊ के क्षेत्र में, तो मेरे पिताजी वहां पे मौजूद हैं। अगर वहां पे कोई लव जिहाद की घटना हुई है, तो मेरे पिताजी वहां पे मौजूद हैं। किसी मंदिर का अधिग्रहण किया गया है, तो मेरे पिताजी वहां मौजूद हैं। कोई ऐसा कानून आया है जो हमारे आस्था के संविधान के खिलाफ है, तो मेरे पिताजी और हमारी टीम वहां पे मौजूद है। वक्फ का कानून अच्छा है पर इनकम्प्लीट है। हमारे देश की जो कानूनी प्रक्रिया है ना, वो बहुत स्लो है। बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। हेलो एंड वेलकम। आज के इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं उन तमाम सवालों की जो सिर्फ अदालतों में नहीं, आपके दिलों के अंदर भी गूंजते हैं। आज बात ज्ञान वापी से लेकर कुतुब मीनार तक होगी। काशी और मथुरा की बात भी हम करने वाले हैं, अयोध्या की बात भी करेंगे, और साथ ही बात नेम प्लेट विवाद की भी होगी, और नंदी के मुख से लेकर और भी तमाम सवालों की बात करेंगे। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो देश की इमारतों को लेकर आपके जहन में भी है कि क्या ये सिर्फ इमारतें ही हैं या फिर हमारी पहचान, हिंदुओं की पहचान। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ इस एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर विष्णु शंकर जैन हमारे साथ है। बहुत स्वागत करती हूं आपका, क्योंकि देखिए सर की पहचान होती है। अक्सर हमेशा से आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो बहुत संवेदनशील रहते हैं, मंदिर और मस्जिदों से जुड़े हुए, जिनका हल निकालने की हमेशा से उन्होंने कोशिश की है। तो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मेरा आपसे होगा। पिछली बार भी हमने नेम प्लेट को लेकर विवाद देखा। पूरे रास्ते में हम देखते हैं, मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर हो या फिर हम हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो होटल्स के अंदर कहा जाता है कि आप नेम प्लेट लगाइए। पिछली बार भी विवाद हुआ और इस बार भी ऐसी चीजें आई हैं सामने। आपको लगता है ये बहुत जरूरी है? देखिए, मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट्स ने ऑर्डर पास किया है नेम प्लेट डिस्क्लोज करने का, ये बहुत ज़रूरी इसलिए है। उसका कारण ये है कि एक ऐसा वर्ग है जो झूठे नेम प्लेट्स लगा के, गलत नाम रख के अपने पूरे बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। हाँ। मैं स्वयं ऐसे ढाबों पे गया हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है शिव शक्ति ढाबा, और जब QR कोड के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट करने की जब काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे कोई और नाम समझ के आ रहा है। तो सवाल ये है कि अगर आप ओनर हैं उस जगह के और आप अपना रियल नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आपको गलत नाम रख के शिव शक्ति ढाबा के रूप में किसी चीज को ऑपरेट करना पड़ रहा है, जब आप न शिव न शक्ति में विश्वास रखते हैं? तो ये, और उसमें एक दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि कोविड के टाइम और कोविड के बाद भी आए दिन, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है। कैसे रोटियों पे थूका जा रहा है, कैसे खाने पे थूका जा रहा है, किस तरह से अशुद्धि की जा रही है। अभी गाजियाबाद में भी हुआ है, रोज आ रहा है। हाँ। हर दिन ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं, और उस मतलब इतनी ये घृणित चीज है जिसको ज्यादा मुझे लगता है इस पे उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो अगर मैं आज एक भक्त हूँ और एक पवित्र यात्रा पे निकला हूँ, तो मेरा ये अधिकार है, आर्टिकल 25 के तहत फंडामेंटल राइट है मेरा, कि मैं शुद्धता से अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करूँ। मेरी उस जर्नी में कोई अशुद्धता ना हो। जो आदमी पूरे
इतनी कठिन यात्रा कर रहा है, पैदल चल रहा है, नंगे पैर पैदल चल रहा है, इतना भार उठा के चल रहा है, उसका जब वो रेस्ट करने के लिए कहीं रुक रहा है, वो ये चाहता है कि शुद्धता से मैं दाल चावल सब्जी जो भी है या जो भी ग्रहण करना चाहता है वो मैं कर सकूं। और उसमें अगर मुझे पता चल रहा है कि मेरी रोटी पे किसी ने थूका है किसी और मानसिकता से, तो कैसे मैं वो भोजन ग्रहण कर सकता हूँ? और क्या ये मेरा अधिकार नहीं है जानने का कि जहां पे मैं भोजन कर रहा हूँ वो शुद्ध है कि नहीं है? क्या यहाँ पे बीफ तो नहीं बना है? क्या यहाँ पे नॉनवेज तो नहीं बना हुआ है? क्या यहाँ पे नॉनवेज और वेज के बर्तन तो नहीं मिक्स हुए हैं? तो ये सारी चीजें अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपना नाम डिस्क्लोज करिए, तो इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है समस्या क्या है। लेकिन फिर लोगों के अंदर एक चीज ऐसी हो गई है कि हिंदू मुस्लिम वाली चीज आ गई है, तो उन लोगों के अंदर फिर ये भी तो डर रहता है ना कि हमारे यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, फिर उनके सामने भी तो रोजी रोटी का तो भाई संकट आ जाता थूकने है की ना। भी बात, अब जो थूक रहे हैं उनको आज तक क्या इस देश के कानून ने कोई सजा दी? हाँ। जिन लोगों ने रोटियों पे थूका, जिन लोगों ने खाने पे थूका, जिन लोगों ने सब्जियों को गंदे ढंग से अपवित्र किया, उनके खिलाफ तो आज तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ है। तो मैं अपना, और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए सरकार ने जो ऑर्डर पास किया है, इन जनरल तो ऑर्डर है नहीं कि हमेशा के लिए आप करिए। अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन है। अगर आप इस समय कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे मेरी यात्रा अपवित्र हो रही है, जिससे मेरी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी अपवित्र हो रही है, जिससे मेरा ये तप अपवित्र हो रहा है, तो इस समय के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली कहा है कि अपना नाम डिस्क्लोज करिए कि कावड़िया जो हैं वो ये चूज कर सके उन्हें कहां पे रुकना है, कहां पे नहीं रुकना है। अब आप इसमें अपना बिजनेस ढूंढ रहे हैं, आपका बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरा धर्म जो मैं चल रहा हूं अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग आज हज के लिए जा रहे हैं, अगर उनको नॉन हलाल फूड दिया जाए, हलाल सर्टिफिकेशन क्या है? उनको मिलता है कि हलाल है या नॉन हलाल है, उनको राइट होता है कि भाई हम हलाल फूड लेंगे। उनको तो इंफॉर्मेशन दी जाती ना, वी आर ओनली आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। उसके बाद भी किसी व्यक्ति को वहां पे जाके अगर भोजन लेना हो तो वो लेगा। पर आप इस समय अपने बिजनेस को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, मेरे धर्म को, मेरी यात्रा को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हाईकोर्ट का फैसला आया था उदयपुर फाइल्स को लेकर, आपको उसमें खुशी नहीं हुई? आपने जरूर नाराजगी जाहिर की थी, जो मैंने आपका एक स्टेटमेंट सुना, उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस देश में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई हैं। हाँ। हैदर मूवी आई थी, मुझे खुद स्वयं याद है, मैंने मेरी वकालत के कुछ ही दिन महीने गुजरे थे, और वहाँ मार्तंड मंदिर है, सूर्य मंदिर है कश्मीर में, वहाँ पे अलग अलग ढंग से डांस किया गया था जो हमारी धार्मिक भावनाएं हर्ट करता था। हाईकोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई, हम भी हाईकोर्ट गए थे। अपनी ये अभी आपकी रिसेंट मूवी आई है महाराज मूवी, उसमें पूरे वल्लभाचार्य संप्रदाय को एक ब्रश से पेंट करने की पूरी चेष्टा की गई है, पूरे के पूरे वल्लभाचार्य संप्रदाय को। भगवान कृष्ण के बारे में उस जजमेंट में 1862 सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे के जजमेंट में भगवान कृष्ण के बारे में अभद्र बातें कही गई हैं, और उसको तो आज तक कभी कोई रोक नहीं लगाई गई। उस पर कभी वो पूरी फिल्म रिलीज हुई। ऐसे 80 घाट आई थी, मोहल्ला 80, उस मूवी पे कोई स्टे नहीं लगा। न्याय मूवी आई थी जो सुशांत सिंह राजपूत के उसके ऊपर बनी थी, उस पर कोई स्टे नहीं लगा। ऐसे पीके मूवी है, उस पर कोई स्टे नहीं लगा। तो इतनी सारी मूवी आई, कभी स्टे नहीं लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू समझने की, भावना से हटके एक लीगल पहलू से, वो ये है सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्ट मैंडेट है कि प्री पब्लिकेशन बैन एक सबसे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रेमेडी है। एक्सट्रीम फॉर्म, जैसे आप अगर क्रिमिनल ट्रायल में समझें तो जिसे कहा जाता है फांसी की सजा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में दी जाती है। हर व्यक्ति जिसने मर्डर किया है, मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके आधार पर सजा तय की जाती है। ऐसा नहीं होता कि जिस व्यक्ति ने मर्डर किया सबको आपने फांसी की सजा दे दी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी है। उसी तरह से जो प्री पब्लिकेशन बैन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के दौर में एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सबसे एक्सट्रीम रेमेडी मानी गई है। उसका कारण क्या, उसका लॉजिक ये है, आज हम और आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। सपोज करिए आज इस पॉडकास्ट में मैंने कोई ऐसी बात बोली, जैसे तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, ऐसी बात बोली जो लॉ के वायलेशन में है, तो जो लोग इस पॉडकास्ट को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या उनके पास इस पॉडकास्ट के टेलीकास्ट होने के बाद रेमेडी नहीं है? बिल्कुल है उनके पास। वो मेरे ऊपर FIR कर सकते हैं, मेरे पे डिफेमेशन का केस कर सकते हैं, मेरे ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन कर सकते हैं, सिविल डिफेमेशन कर सकते हैं, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं कंपनसेशन का। सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं जब वो चीज पब्लिश हो जाती है। प्री पब्लिकेशन बैन सबसे रेयरेस्ट चीज है। अब मूवी तो लोगों ने देखी नहीं है जो उदयपुर फाइल्स आई है, कुछ चंद लोगों ने डिसाइड कर लिया
जो बहुत सीनियर वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने इसका अवलोकन किया और डिसाइड कर लिया कि भाई ये तो बहुत एक्सट्रीम है। हाँ। तो आपके व्यू के हिसाब से कोई मूवी या आर्ट थोड़ी ना पिक्चर डिपिक्ट होगी, बिल्कुल, ये तो लोग डिसाइड करेंगे ना, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि मूवी मेकर्स ने अगर कोई चीज ऐसी दिखाई है जो फैक्ट्स के खिलाफ है, मूवी मेकर्स ने कोई ऐसी चीज दिखाई है जो किसी के धर्म के खिलाफ है, तो उसके लिए पोस्ट पब्लिकेशन रेमेडीज अवेलेबल है। पर आज तक ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इतनी सारी मैंने मूवीज का आपको उदाहरण दिया, उनको तो कभी स्टे नहीं मिला। हाँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें बोला गया हो कि आइए विष्णु शंकर जैन जी, आइए आप ये मूवी देखिए और आप डिसाइड करिए कि मूवी सही है कि गलत है। तो ये जो पूरी मेरा सवाल मेरे दो सवाल है। पहली बात, प्रिंसिपल से मेरा सवाल है कि लीगल स्क्रूटनी पे सही नहीं बैठता है, और दूसरा ये जो प्रक्रिया अडॉप्ट की गई, इस पे भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसका कारण ये है, ये उदयपुर फाइल्स, जो इस उदयपुर केस में वन ऑफ द अक्यूज्ड है मिस्टर जावेद, उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, और सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस ने कहा था लेट द मूवी बी रिलीज्ड, कोट अनकोट, लेट द मूवी बी रिलीज्ड, और इसको हम वेकेशन में नहीं सुनेंगे, आप जब कोर्ट खुलेगी तब आप इसको देखेगा, लेट द मूवी बी रिलीज, अभी मूवी को रिलीज होने दीजिए। उसी समय कोई और व्यक्ति दिल्ली हाई कोर्ट जाता है, और दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसको शाम को 7 बजे तक सुन के इसको स्टे कर दिया और कहा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर लेती है तब तक स्टे रहेगा। तो सवाल ये है कि जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है, सेंसर बोर्ड है, उसने तो उसे सर्टिफाई किया। 50 कट, टू बी वेरी प्रिसाइज, 50 कट इस मूवी पे ऑलरेडी लग चुके हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट कह रही है कि हम स्टे करें जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको दोबारा ना डिसाइड कर ले। तो ये जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई और शाम के 7 बजे तक हियरिंग हुई, तो मेरा सवाल इस प्रक्रिया पे है, मेरा सवाल इसके प्रिंसिपल्स पे है, और मेरा सवाल ये है कि आगे फिर कोई भी मूवी आएगी। अभी मैं जब महाराज मूवी आई थी, पूरा का पूरा वल्लभाचार्य संप्रदाय, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, बहुत आहत था उस मूवी से। करसन दास जो बहुत बड़े उसके प्रोटैगनिस्ट थे, जो भर के निकले, ऐसा लगा कि कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है हमारी माताओं बहनों के साथ, और कितना दुष्कर्म किया जा रहा है, और जो गुरुजन है हमारे वो दुष्कर्म कर रहे हैं चरण सेवा के माध्यम से। ऐसा पूरा मूवी में प्रोजेक्ट किया गया। 1 या 2 केस हो सकते हैं, पर आपने पूरे के पूरे वल्लभाचार्य संप्रदाय को एक गलत पेंट करने की कोशिश की, सिर्फ एक किताब के आधार पे, सिर्फ एक जजमेंट के आधार पे, सिर्फ एक आर्टिकल के आधार पे, और ये ऑफिशियल स्टैंड से मूवी मेकर के, तो सारा समाज आहत था। पर वो मूवी रिलीज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि अगर आपको मूवी नहीं पसंद आ रही आप मत देखिए, आप मत देखिए। पर अगर आप, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, आज एक वकील बैठ के कैसे निर्धारित कर सकता है मूवी सही है कि गलत है? बिल्कुल, ये तो जनता डिसाइड करेगी, व्यूअर्स डिसाइड करेंगे सही है कि गलत है। उसके बाद कोर्ट देखेगी कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज गलत दिखाई गई है कि नहीं दिखाई गई है। सेंसर बोर्ड ने उसे पास किया है, 50 कट्स ऑलरेडी लग चुके हैं। उसके बाद भी अगर इस तरह से एक प्री पब्लिकेशन बैन लगाया जा रहा है, तो लीगल तौर पे मेरा मानना यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट सही नहीं था। ठीक है, अब ज्ञानवापी पे हम आएंगे और शुरू अब यहाँ से करेंगे। ज्ञानवापी में उस वक्त की मैं आपसे समझना चाहूंगी बात, जब वहां से पानी हटाया जा रहा था जी, और आपने इस पूरे के पूरे केस को देखा शुरू से लेकर अभी तक भी, उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमने लीगल रिसर्च की थी, अपने दफ्तरों में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, अपनी लीगल टीम के साथ, तो हमारी लीगल रिसर्च तो कॉन्क्रीट रूप से कह रही थी कि वहां पे शिवलिंग है। इसके हमें काफी हिस्टोरिकल प्रमाण, डॉक्यूमेंट्स मिले थे, और उसी मंशा से हमने इसी अपनी लीगल रिसर्च के आधार पे हमने 2020 में मुकदमा भी वाराणसी की जिला कोर्ट में फाइल किया था। 2 साल तक काफी जद्दोजहद, मशक्कत वहाँ की जिला कोर्ट में हमने की, और उसके बाद अल्टीमेटली 2022 में केस एक तरह से ओपन हुआ, जब ऑनरेबल जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब ने इसमें सर्वे का ऑर्डर दिया, और वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ। जब एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ 6 और 7 मई 2022 को, तो हमें अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद 14, 15 और 16 मई, मुझे तो सारी डेट्स याद हैं, 14, 15 और 16 मई 2022 को वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ, और 16 मई 2022 सोमवार का बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। वहां पे उस दिन वजू टैंक के अंदर जब ये पानी हटाया गया, तो वहां पे शिवलिंग हमें बरामद हुआ। और यही मन में उस समय, और ये शिवलिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जैक्ट, जो नंदी भगवान हैं, जो इस समय आज के प्रेजेंट काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर है, जो जिस तरफ नंदी भगवान देख रहे हैं इस तथाकथित मस्जिद की तरफ, उससे ठीक 83 फीट की दूरी पे हैं, एकदम सीध में है उसके, और वहां पे शिवलिंग फर्स्ट फ्लोर पे ये बरामद किया गया हमारे द्वारा, और हमने तुरंत ऑनरेबल कोर्ट में ये मांग की कि इस शिवलिंग को सील किया जाए। ये हमारे आराध्य का पूजा स्थल है,
और यहाँ पे शिवलिंग हमें बरामद हुआ है। और 16 मई को ही सिविल जज सीनियर डिवीजन ने उस एरिया को सील कर दिया। और उसके बाद वहाँ पे काफी मछलियां भी मर गई थी, उसकी भी हमने राम जन्मभूमि के जब इनॉग्रेशन होने वाला था उससे ठीक 2-3 दिन पहले उसकी भी हमने वहाँ पे सफाई करवाई। तो बहुत ही एक आध्यात्मिक रूप से मैं ऐसा मानता हूँ इस देश की जो जितनी भी अभी तक ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उसमें बहुत एक अहम पहलू है ज्ञानव्यापी के उस परिसर में शिवलिंग निकलना। हाँ, बहुत अहम पहलू है। और जो उदयपुर फाइल्स में भी आई है इसका डायरेक्ट कनेक्शन है ज्ञानव्यापी के उस 16 मई 2022 की घटना से। वो शिवलिंग निकलना क्या था, उसके बाद जो लोग झूठ बोल रहे थे कि ये हमारी ज्ञानव्यापी मस्जिद है, वो सामने उजागर हो गया क्योंकि उनके ठीक कंपाउंड में वहां पे आदि विश्वेश्वर का भव्य शिवलिंग मिला। और मेरा ऐसा मानना है कि शिवलिंग काफी नीचे तक जा रहा है और काफी अति प्राचीन है। और एएसआई ने भी अपनी एक रिपोर्ट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एफिडेविट में कहा है कि प्रीमा फेसाई देखने से ये शिवलिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड लगता है, इतना पुराना लगता है। इसके बाद हमने शिवलिंग की एएसआई जांच की मांग की। एएसआई जांच के आदेश ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए 12 मई 2023 को और सुप्रीम कोर्ट ने उसको 19 मई 2023 को रोक लगा दी उस एएसआई जांच पे। वो अभी भी जांच पे स्टे चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई कह रहा है कि फाउंटेन है, कोई कह रहा है कि शिवलिंग है। तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने शिवलिंग बोला और उसके बाद हम मैदान छोड़ के भाग गए। हमने कहा कि हमने शिवलिंग बोला और लेट्स प्रूव इट। और जो वहां की मस्जिद कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया, वो सुप्रीम कोर्ट आई कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। एक तरफ आपने पूरे देश में झूठ बोला कि ये फाउंटेन है और जब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसका एएसआई सर्वे हो जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट भाग के आ गए कि नहीं, इसका एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी रिसर्च पे इतना यकीन था, अपने कथन पे इतना यकीन था कि ये फाउंटेन है, तो उसकी जांच होने देते। बिल्कुल, आपने उसकी जांच नहीं होने दी और आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर स्टे लगा हुआ है। तो मेरा सवाल आज आपके इस पॉडकास्ट से माध्यम से ये है कि शिवलिंग के ऊपर स्टे क्यों लगा रखा है? अगर वहां पे आज शिवलिंग निकला है वजू टैंक में, तो क्या भक्त का अधिकार नहीं है कि वहां पे पूजा कर सके, दर्शन कर सके अपने आराध्य का, अपने ईश्वर का? 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं और उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है और वहां पे आज पूजा अर्चना नहीं हो पा रही है। ये कितना बड़ा एक विडंबना है हम लोगों के साथ। उसकी एएसआई जांच नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग स्वांग रचे गए कि अगर एएसआई जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। हमने यहां तक इंतजाम किया, एएसआई ने कहा कि बिना शिवलिंग को टच किए हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, रेडार के माध्यम से ये पता लगा लेंगे कितना पुराना और कितने नीचे तक गया हुआ। पर आपने उस जांच पे रोक लगा दी। इसके क्या कारण है? और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस देश के इतिहास में। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को और वहां ज्ञानव्यापी में शिवलिंग निकलना, ये दोनों बहुत अहम घटनाएं हैं। पर इस पे पर्दा डालने की, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है और इसी के लिए हम आवाज रेस कर रहे हैं। हमने जितनी बातें कही हैं, कोई ऐसा नहीं कि उसमें भावनात्मक इशू इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली सेंटिमेंटल इशू तो है ही है क्योंकि हम सारे लोग भक्त है, पूरा समाज भक्त है। पर उसके साथ एक स्ट्रांग लीगल रिसर्च है, उसके साथ बहुत स्ट्रांग लीगल फाउंडेशन है और कोर्ट्स ने उस चीज को अहमियत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको काफी गहनता से इसको देखा और 12 मई 2023 को इस पर बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया कि हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। और उस शिवलिंग को छोड़कर जब बाकी परिसर की जांच हुई 90 दिन की, तो एएसआई ने उसमें रिपोर्ट दी है और कहा है कि हाँ, ये मंदिर परिसर है। इतनी स्ट्रांग रिपोर्ट आई है एएसआई की। तो हम तो केस को ऑलरेडी 60-70% कवर कर चुके हैं। हाँ। पर ये जितने लोग इस सच को छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, भक्त की भावनाओं को दबाना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देते हुए। और 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सारी कार्रवाई पर रोक लगा दी। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके इस पॉडकास्ट में कहना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को स्टे लगाया तो मैं बहुत सम्मान के साथ ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में काशी विश्वनाथ के पिटिशनर्स पार्टी नहीं थे। हाँ। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पिटिशनर पार्टी नहीं थे, भोजशाला के पिटिशनर्स पार्टी नहीं थे, कुतुब मीनार के पिटिशनर्स पार्टी नहीं थे। सिर्फ एक जमीयत उलमा हिंद की पिटिशन पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के माध्यम से, जो ऑलरेडी इसमें इंटरप्रेट हो चुका है कि यहाँ पे लागू नहीं होता, उसके बाद भी रोक लगा दी गई। और सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का ऑर्डर क्या है कि इन सारे केसेस में ना कोई सर्वे का ऑर्डर पास होगा, ना इसमें कोई इफेक्टिव आदेश पारित किया जाएगा और अगर कोई नया केस फाइल किया जाए तो वो फाइल होगा, दर्ज नहीं होगा। तो वर्चुअली आपने पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को रेमेडीलेस छोड़ दिया। भाई, अगर कोई आज डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, हाँ, तो उसका हल कैसे होगा?
एक ही तरीका है कि आप कोर्ट जाएंगे डेमोक्रेटिक सेटअप में। पार्लियामेंट तो जा नहीं सकते हैं लोग कि पार्लियामेंट तो डिसाइड नहीं कर सकता है। अगर पार्लियामेंट को डिसाइड करना हो बहुमत के आधार पे तो हम लोग वो वाला एक रास्ते पे चलें। पर जो मैंने संविधान पढ़ा है वो ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट कोर्ट के माध्यम से रिजॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए हमने न्यायालय का रुख किया, और न्यायालय में जब हम काफी आगे तक हमने चीजें अचीव कर ली तो आपने सेक्युलरिज्म के एक झूठे प्रिंसिपल्स के आधार पे और डर दिखा के आपने एक ऐसा तर्क दिया कि भाई ये देश में दंगे हो जाएंगे, कम्युनिज्म हो जाएगा। आप शिवलिंग के ऊपर वजू करते रहें, शिवलिंग के ऊपर आप हाथ पैर धोते रहें, पर जो लोग उसके ऊपर सवाल उठा दें तो यहाँ का एक सेकुलर फैब्रिक डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ। अगर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या हो जाती है, गला रेत दिया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल तक उसका ट्रायल ना हो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उसके ऊपर फिल्म बन जाती है तो यहाँ का सेकुलर फैब्रिक डिस्टर्ब हो जाता है। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन मैंने अक्सर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा है कि कहीं ना लोगों को एक गलत नैरेटिव लोगों के सामने पेश किया जाता है। इससे पहले अभी हाल में वक्फ को लेकर भी मैंने देखा, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी नंदी के मुख का आपने जिक्र किया था। इस केस में जब ज्ञानवापी की हम बात करते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि शिवलिंग के सामने नंदी का मुख होता है, यहाँ पर अभी आपने भी जिक्र किया दीवार के सामने था। इसने आपको कैसे ये इशारा क्या कर रहा था इस केस में, कैसे आपको इससे हेल्प मिली? देखिए, हम तो उस परिसर में गए हैं। हाँ। और 90 दिन के एसआई सर्वे में गए हैं। हाँ। और 5 दिन के एडवोकेट कमीशन के सर्वे में गए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ एक वकील के रूप में कि पूरा का पूरा परिसर चीख के कह रहा है कि हिंदू मंदिर का परिसर है। नॉट जस्ट स्ट्रक्चर, वो पूरा एरिया कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। भाई आज आप कभी आपको अगर समय लगे, या वैसे तो अब सारे छाया चित्र और फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं, जरा उस तथाकथित मस्जिद का जरा वेस्टर्न साइड देख लीजिए। एक फोटो मेरे पास है, इसी फोटो की आप बात कर रहे हैं? हाँ, ये फोटो। हाँ, इसकी और हमने इसकी, हाँ, ये वेस्टर्न साइड है, पश्चिमी दीवार है। हाँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस पूरे मॉन्यूमेंट का। हाँ। इस टेम्पल प्रमाइस का। हाँ। और ये तो एक और भी इसकी बहुत क्लियर पिक्चर्स भी हैं, एएसआई ने भी खींची, रिपोर्ट में भी अवेलेबल है। हाँ। पूरा का पूरा वहां पे मंडप है हिंदू देवी देवताओं का, और जो एक मंदिर का जो आर्किटेक्चर होता है, हाँ। पूरा का पूरा वेस्टर्न वॉल कह रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। इसमें ब्रह्म कमल बने हुए हैं, जो जैसे द्वारपाल होते हैं द्वारपाल बने हुए हैं। किस तरह से वहां पे दरवाजा था उसको बंद किया गया है। माँ श्रृंगार गौरी का विग्रह यहाँ पे था, उस विग्रह को हटा के वहां पे मजार रख दी गई। माँ श्रृंगार गौरी को बाहर फेंक दिया गया। आज साल में एक बार लोग नवरात्र की चतुर्थी पे उसके दर्शन कर रहे हैं इसी संवैधानिक इंडिया में। पूरा वेस्टर्न वॉल चीख के कह रहा है कि हिंदू मंदिर का परिसर है। अगर इस वेस्टर्न वॉल के जरा सा जो आपने अभी पिक्चर दिखाई है, हाँ। जरा सा इसके वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सदर्न साइड पे अगर आप जाएंगे, हाँ। तो सदर्न साइड पे वहां पे व्यास तहखाना है। हाँ। उस व्यास तहखाने में अभी हमने कोर्ट से आदेश लिया है, 1 जनवरी 2024 को वहां पे पूजा पाठ हो रही है, और निरंतर पूजा पाठ होती चली आ रही थी। इस तथाकथित जो मस्जिद है उसके मेन फर्स्ट फ्लोर पे शिवलिंग बरामद हुआ है, नीचे स्वास्तिक के निशान, संस्कृत के श्लोक, हिंदू देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां, हजारों पिलर खंभे, ये पूरा एक हिंदू मंदिर का परिसर है। और आप गलत ढंग से झूठ बोल के वहां पे जबरन नमाज पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद। ना ज्ञान का, ना ज्ञान व्यापी तो कोई शब्द ही नहीं इस्लाम में। व्हाट इज ज्ञान व्यापी मस्जिद? वो ज्ञान व्यापी एक कूप हुआ करता था जहां पे जीवन मरण के इस चक्र से उसका जल का आचमन करके आपको वो ज्ञान मिलता है जो भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को दिया था। इसलिए उसको ज्ञान व्यापी कहा जाता है, मुक्ति का केंद्र माना जाता है। 5 कोस का पूरा क्षेत्र अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। उस 5 कोस की जो नाभि है उसका जो केंद्र है वो ज्ञान व्यापी है। और ये जो आज हम जहां पे दर्शन कर रहे हैं, इसको अहिल्याबाई होलकर ने सन 1770 में बनवाया है कि सांकेतिक एक हमारा ज्योतिर्लिंग है कि आप जब तक हमें मुक्त नहीं होता यहाँ पे हम दर्शन करते रहे। हमारा मेन स्थान तो वहीं पे है। और वहां पे शिवलिंग भी बरामद हुआ है, हजारों चीजें बरामद हुई हैं। एएसआई के 90 दिन के सर्वे की रिपोर्ट आज चीख के कह रही है, पर आप मानने को नहीं तैयार हैं। आप इस ट्रायल को, अब आपको ये पता चल गया कि ट्रायल में सिद्ध हो जाएगा कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, तो आपने क्या किया, सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल का कहा कि ये सेक्युलर बड़ा देश में कम्युनल टेंशन हो जाएगा, और आपने प्रोसीडिंग को स्टे करा दिया। तो ये सवाल है मेरे। लेकिन अब अभी आपने श्रृंगार गौरी का जिक्र किया जी। अब मैं उस सरकार का तो जिक्र यहाँ पर नहीं करूंगी जिसके कार्यकाल में रोक लगी थी,
लेकिन ये भी तो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन ही बिल्कुल, था ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जिम्मेदार थे आपने। वो लोग भी जिम्मेदार है ना जिनके कार्यकाल में रोक लगी है। बिल्कुल। अभी अगर मैं राम मंदिर का जिक्र और करती हूँ, इसी में एक बात और है। हाँ, इस सरकार में 2 काम हुए। हाँ, माँ श्रृंगार गौरी का अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बैरिकेडिंग की गई हाँ, है, हाँ, हाँ, इस बैरिकेडिंग के अंदर उनका विग्रह था। हाँ, और वहां पे अभी इस समय 2 कब्रें रखी हुई हैं। हाँ, 2 कब्रें रखी हैं। हाँ, और वो मेन गेट था इस हमारे मंदिर परिसर में अंदर जाने का। वहां पे आज भी ईंटे से, जैसे हम आपके आए ना अंदर, तो यहाँ पे ईंटे से अगर कोई बंद कर दे इस दरवाजे को, स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। तो माँ श्रृंगार गौरी के विग्रह को हटाया गया। जो मंदिर में अंदर जाने की एंट्री थी उसको ईंटों से भरा गया, बंद किया गया, और माँ श्रृंगार गौरी को बाहर फेंक दिया गया और कहा साल में एक बार इसका दर्शन पूजा होगी नवरात्र के चतुर्थी पे। जब हम हाईकोर्ट गए इस मामले में, बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, हाईकोर्ट में यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है। रिटर्न ऑर्डर भी नहीं पास किया बंद करने का। अगर आप किसी चीज को बंद करें, रिटर्न ऑर्डर तो पास करेंगे, पर रिटर्न ऑर्डर पास करेंगे तो वायलेशन हो जाएगा। तो रिटर्न ऑर्डर भी नहीं पास किया। वो परंपरा आज तक चली आ रही है। दूसरा, जो व्यास परिवार पिछले 500 साल से इस तथाकथित मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पे नंदी के ठीक सामने सदन साइड पे पूजा पाठ कर रहा था, उस पूजा पाठ को आपने रोक दिया और व्यास परिवार को उठा के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में फेंक दिया बाहर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया 1991 में, आपने नवंबर दिसंबर 1993 में व्यास परिवार की पूजा पाठ रोक के उनको बाहर फेंक दिया, उस जगह पे ताला मार दिया। जब हम इस सर्वे को करने गए, 90 दिन के सर्वे को हमने करने गए, तो हमने देखा कि व्यास परिवार का ये तो जो तहखाना है, इसका तो दरवाजा टूटा हुआ है। जबकि जो लीगल रिकॉर्ड से वो कह रहे थे कि यहाँ पे दरवाजे में एक ताला व्यास फैमिली ने मारा हुआ है और एक ताला डीएम साहब का है, पर दरवाजा ही टूटा हुआ था। और जब हमारे महिला याचिकर्ता वहां पे तहखाने में अंदर जाने की उन्होंने चेष्टा की कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो वहां पे सारी मस्जिद कमेटी के लोग आ गए और कहा ये मस्जिद परिसर है, यहाँ पे महिलाएं अलाउड नहीं है। आप इसके अंदर नहीं आ सकते हैं, व्यास तहखाने के अंदर। ये हमारा तहखाना है, हमारा परिसर है। और हमें समझ में आ गया कि अब ये व्यास तहखाने पे भी कब्जा करने जा रहे हैं। इसीलिए हमने न्यायालय का रुख किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अफर्म रखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं लगाया। तो वहां पे आज की 5 टाइम की जो पूजा है हमारी, इसी तथाकथित ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे, इसी परिसर के अंदर हमारी पूजा पाठ चल रही है, जो पारंपरिक ढंग से चल रही थी, जिसको एक सरकार ने रोक दिया था तानाशाही के आधार पे। तो ये किस तरह का कानून था? ये किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था? आप सच को सामने नहीं आने दे रहे हो। अगर राम मंदिर का हम जिक्र करते हैं तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं ये पिछली सरकारें जिम्मेदार रही है ना। वो कब से मुकदमा चला आ रहा था, कितने लोगों की हमने देखा है कि उसमें बलि चढ़ गई है राम मंदिर के लिए। लोगों की आस्था, आपकी आस्था जुड़े हुए है। अभी भी अगर ज्ञानवापी का जिक्र करते हैं तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था का उल्लंघन क्लियरली हो रहा था ना। आपको भी, अगर आपने जिक्र किया उस जगह का जहां पर इवन आप अंदर गए हैं, आपने सारी चीजें देखी हैं, तो क्या सिर्फ हम एक वर्ग को जिम्मेदार माने या फिर जो वर्ग के पीछे ताकतें खड़ी थी वो भी तो उतनी ही जिम्मेदार है ना? देखिए, दोनों। पहली बात तो इस देश की जो पॉलिटिक्स है, कभी पीडीए के आधार पे होती है, कभी एमवाई कॉम्बिनेशन के आधार पे होती है, और एक माइनॉरिटी वोट बैंक की एक ऐसी होड़ लगी हुई है कि जब कोई सरकार बनती है तो वो उनके हित के लिए ही काम करती है, और फंडामेंटल राइट्स और संविधान के जितने प्रोविजन है, शपथ तो ली जाती है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, पर जब एक्चुअल आप ऑफिस में आते हैं, उस शपथ की आप धज्जियां उड़ा देते हैं, क्योंकि आपको उन लोगों को प्लीज करना है जिन्होंने आपको पावर मिला है, जो आपको पावर मिला है। और उसके कारण आप क्या करते हैं, इस तरह के ऑर्डर पास करते हैं कि अगर पुजारी जी पिछले 500 साल से वहां पूजा कर रहे हैं तो आप उनको उठा के बाहर फेंक देंगे, बिना कोई लीगल ऑर्डर के, बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के। तब न्याय का कोई मापदंड नहीं वायलेट होगा। मां श्रृंगार गौरी की पूजा रोक देंगे, बैरिकेडिंग लगा देंगे, जो भी केसेस चल रहे हैं उसके लिए आप कानून ले आएंगे कि अब कोई केस नहीं फाइल किया जाएगा, और अगर फाइल किया जाएगा तो कोर्ट में कोई केस नहीं चल सकता है। इस तरह से आप आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारे पूरे सनातनियों का, पूरी सिविलाइजेशन का सदियों सदियों का इतिहास है। सदियों सदियों की हमारी प्रथा और सारी चीजें चली आ रही हैं। आज हमने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या देखा कि शिवलिंग की पूजा क्यों करते हो, लिंग की पूजा क्यों करते हो, जिसके भद्दे भद्दे जितने मजाक हो सकते थे वो उड़ाए गए। पर अगर आज हमारी कोई बहन ने काउंटर कर दिया तो आज वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। अगर आज हमारे कोई भाई ने फिल्म बना दी तो वो फिल्म नहीं चल पा रही है। तो एक पूरी व्यवस्था, एक पूरा सिस्टम, एक पूरी मानसिकता आपके खिलाफ लगी है, और वो ये सोचते हैं कि जो वो कह रहे हैं वही सही है।
दूसरे का कोई तर्क, पहली बात तो आपको तर्क पे काउंटर करते थे। जब इतनी सारी रिसर्च ले आए और पता चला रिसर्च के आधार पे नहीं जीत सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है क्रश कर दो, दबा दो। वही किया जा रहा है। वही किया गया भोजशाला के केस में, वही किया गया ज्ञानव्यापी के केस में, यही काम किया गया राम मंदिर के केस में, यही काम किया गया टीले वाली मस्जिद के केस में, कुतुब मीनार में, ताजमहल में, हर जगह यही काम किया जा रहा है। क्योंकि आपने एक जिद पाल, कृष्ण जन्मभूमि के केस में क्योंकि आपने जिद पाल रखी है और इस जिद को अप्रूवल दिया जा रहा है अलग अलग तर्कों से कि जहां पे हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर के मेन आस्था के केंद्र है, हम वहीं पे मस्जिद बनाएंगे। आप मुझे बताइए, जहां पे 13.37 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मभूमि की, जहां पे भगवान कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वहीं पे क्या जरूरत थी मस्जिद बनाने की? जहां पे ज्ञानव्यापी का मूल शिवलिंग है, वहीं पे जरूरत क्यों है मस्जिद बनाने की? जहां पे भोजशाला है, जो माँ सरस्वती, माँ वाग देवी का मूल स्थान है, वहां पे क्या जरूरत है आपको नमाज पढ़ने की और संस्कृत की ऋचाएं मिटाने की और थूकने की यज्ञ कुंड और हवन कुंड में? क्या कारण है कि आज कुतुब मीनार के अंदर जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, वहां लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई, और आज उस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पे हम लोग फख्र करें? क्या कारण है कि टीपू सुल्तान और अकबर की ओरिजिनल चित्र आज संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे हैं? ये सारी चीजें ये दबाने की कोशिश है कि सनातन समाज अपने इतिहास को, अपने अस्तित्व को भूल जाए और जो गुलामी के कालखंड में हुआ वो मान ले कि वो सही हुआ। ये मैसेज देने की कोशिश है और इसी सोच के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आध्यात्मिक लड़ाई तो है ही है, पर इस सोच के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई राम मंदिर से शुरू हुई है, राम मंदिर से खत्म नहीं हुई है। फिर लोग ये भी तो सवाल पूछते हैं कि आप और कितने मंदिर निकालेंगे? ट्रेंड ही ऐसे तो सेट हो जाएगा ना। मंदिर तो निकालने नहीं है, मंदिर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जो वहां पे गलत ढंग से नमाज पढ़ी जा रही है उनको हटाना है। मंदिर तो निकालना थोड़ी ना है। जो आपने मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया उसको रोक रहे हैं। इतने सारे आपने हमारे मंदिर हैं जो चीख चीख के, मेरी बात तो छोड़ दीजिए, आप जरा कुतुब मीनार चले जाइए। उसके अंदर अभी क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन कुतुब मीनार? यही है 12 दिसंबर 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सारे केसेस में कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं होगा और कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। उसकी वजह से कुतुब मीनार का केस भी रुका पड़ा है। अच्छा, उसी वजह से भोजशाला का केस भी रुका पड़ा है। उसी वजह से कृष्ण जन्मभूमि का ट्रायल रुका पड़ा है, आगे अच्छे से प्रोसीड नहीं कर पा रहा है। ज्ञानव्यापी का केस भी उसी वजह से रुका पड़ा है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो वायलेट नहीं कर सकती है। अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं स्टे वेकेशन के लिए। अच्छा जी, स्टे वेकेशन के लिए जा रहे हैं। तो आज सवाल बहुत मूलभूत सवाल है कि आपने एक सिविलाइजेशन, एक संस्कृति को गुलामी के कालखंड में कुचला, एकदम क्रश कर दिया। और अब जब संविधान आया, भारत का पार्टीशन धर्म के नाम पे हुआ, 2 देश अलग अलग बने, अब हम अपने ही देश में सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अपने ही देश में अपने जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उसको वापस नहीं ला सकते हैं। और हमसे सवाल पूछा जाता है कि आप कितने वापस लाएंगे। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आपने भैया कितने गलत कब्जे किए, किसी के घर में घुस के कितने गलत कब्जे किए, कितने गलत कब्जे करोगे, सवाल ये होना चाहिए। पर नैरेटिव का खेल ऐसा है कि सवाल हमसे पूछा जाता है कि कहां कहां आप ये काम करेंगे, कितना देश में टेंशन हो रहा है, कितना कम्युनिज्म फैल रहा है। मतलब अगर शिवलिंग के ऊपर वजू होता रहे तो सब शांत चल रहा है, माँ सरस्वती के स्थान पे यज्ञ कुंड में थूकते रहे, मंदिर परिसर के अंदर नमाज पढ़ते रहे हम लोग के सीने के ऊपर चढ़ के, तो सब सही चल रहा है। कृष्ण जन्मभूमि में वहीं पे ईदगाह मस्जिद बना के रखें, वहां पे नमाज करें, सब सही चल रहा है। पर अगर सवाल पूछने की आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है, टाइटल क्या है, पेपर्स दिखाइए जरा, तो कहेंगे आपने तो हमारा पूरा ये सेक्युलरिज्म डिस्टर्ब कर दिया। क्योंकि उनके दिमाग में एक माइंडसेट है कि जो हमारे आस्था के केंद्र है हमें वहीं पे स्थापित होना है। तो सवाल हमसे नहीं पूछना चाहिए, सवाल इन लोगों से पूछना चाहिए कि आपने कितनी जगह गलत कब्जा कर रखा है, कितने मंदिर परिसर में जहां पे देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां रखी हैं वहां पे आप नमाज पढ़ोगे, जो इस्लाम के हिसाब से भी अलाउड नहीं है, जो हिंदू शासित नियम का भी वायलेशन करता है। पर एक नैरेटिव का खेल ऐसा बनाया गया है, एक ऐसा एज बनाया गया है कि सवाल हमसे पूछा जा रहा है। लेकिन लोगों के अंदर भी तो कहीं ना कहीं ये चीजें कर दी गई है ना, इस तरह की सेट कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। अब फिर लोगों के अंदर ये टाइमिंग को लेकर सवाल हो जाते हैं कि अब से पहले आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। आवाज तो 1991 से चल रही है। ज्ञानव्यापी का केस लोगों को पता नहीं है और मीडिया ने कभी दिखाया नहीं, ना कभी ऐसे पॉडकास्ट हुए। 2018-19 तक तो सेक्युलरिज्म का एक ऐसा
एक स्वांग चल रहा था इस देश में कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी नहीं दिखाती थी। अगर चैनल पे भी बोला जाता था तो एंकर आपकी बात दबा देते थे। अब आज हो रहा है कि हाँ भाई आइए बताइए फैक्ट्स क्या है। तो ज्ञानव्यापी का केस तो 1991 से मुकदमा चल रहा है, कभी दिखाई नहीं गया मेन स्ट्रीम में। राम मंदिर का केस 1950 से चल रहा है, कभी दिखाई नहीं गया मेन स्ट्रीम में। गौशाला का केस सन 2000 से चल रहा है, कभी दिखाई नहीं गया मेन स्ट्रीम में। टीले वाली मस्जिद का केस 2013 से चल रहा है, ना तब कोई गवर्नमेंट थी, कभी दिखाई नहीं गया मेन स्ट्रीम में। इसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि का केस 1993 में फाइल हुआ था, 97 में फाइल हुआ था, कभी दिखाई नहीं गया मेन स्ट्रीम में। कितनी चीजें आपको गिनाऊं जो मेन स्ट्रीम ने दबा दी, आर्ग्यूमेंट से दबा दिए। और आज कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, अच्छा कोई चुनाव आने वाला होगा इसलिए ये टाइमिंग है। ये टाइमिंग चुनाव की नहीं है। हाँ। ये केसेस चल रहे थे, ये चीजें हो रही थी वहां पे, अन्याय की पूरी वहां पे एक सिलसिला, एक श्रृंखला चल रही थी। उठ रही है बातें आज। फॉर एग्जाम्पल संभल का केस। हाँ। संभल में वहां पे हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई, ये 1979 में जब दंगे हुए। ये बात आज क्यों सामने आई? जब वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ, वहां पे कितनी ऐसी बावली, कितने ऐसे मंदिर जिनकी पूजा पाठ नहीं हो पा रही, जो सर्किल ऑफिसर ने और एसपी साहब ने और डीएम साहब ने स्वयं जाके साफ करके वहां पे पूजा शुरू कराई। क्या वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती थी? क्या किसी ने लाके वहां पे मूर्तियां रख दी? या जो संभल में जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई, क्या पहले वहां पे हमारी चिन्ह एग्जिस्ट नहीं करते थे? बिल्कुल। किसने दबाया? किसने उस चीज को 1979 में दंगे हुए, भीषण नरसंहार हुआ हिंदुओं का, उस बात को किसने दबाया? क्यों नहीं दिखाया गया? ये सवाल आज के नहीं है, ये सवाल है सिविलाइजेशन के मन को बराबर कचोटते रहे। पर दिक्कत उन लोगों में है जिन्होंने इसको कभी सुना नहीं। और जब आज रेस किया गया तो आपने कहा कि इसका कोई चुनाव पे असर होगा। 29 के चुनाव से जोड़ेंगे, 27 के चुनाव से जोड़ेंगे, बिहार के इलेक्शन से जोड़ेंगे, हर चीज से आप इस चीज को कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ पे तो चुनाव हर समय होते रहते हैं, अलग अलग राज्यों में होते हैं, अलग। इसके कोर्ट की प्रक्रिया से चुनाव से क्या मतलब? अच्छा, इसको एक दूसरे एंगल से एग्जामिन करिए। कोर्ट में जब केस फाइल होता है तो उसका चुनाव से क्या रिलेशन है? भाई कोर्ट तो जो फैसला देगा वो तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा उदयपुर फाइल्स में कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स इतने वीक नहीं है कि वो एक मूवी से अपना मन बदल लेंगे। हाँ। या उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, क्योंकि जुडिशरी तो ये माना जाता है कि वो तो जो केस में डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं उसके आधार पे फैसला देती है। हम और आप क्या बात कर रहे हैं, इसके आधार पे फैसला देती ही नहीं है। एग्जैक्टली। ना वो उनका स्कोप है। तो चुनाव से क्या मतलब है? यही बात कपिल सिब्बल साहब ने राम मंदिर के केस में कही थी कि इसको 2019 के चुनाव के बाद डिसाइड करिए। 2019 के चुनाव के बाद भी डिसाइड हो गया, तब भी तो राम मंदिर ही बना, और 19 से पहले डिसाइड होता तब भी राम मंदिर बनता। लेकिन आज मैं ये बात जरूर कहूंगी कि बहुत सारे नेता मैंने उस वक्त के वो देखे हैं, किसी सरकार का तो नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगी या किसी पार्टी का नाम तो मैं नहीं लूंगी, जो एक वक्त में इन सारी की सारी सुनवाई की या फिर ये जो पूरा का पूरा सिनारियो बना राम मंदिर को लेकर उसके अगेंस्ट थे, या फिर वो कुछ बोले ही नहीं। बिल्कुल। और आज वो पार्टी छोड़ चुके हैं जी। वो पार्टी आज वो छोड़ चुके हैं। मैं उनका यहाँ नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन राम मंदिर का केस देखिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ। इस देश के लीगल इतिहास में। हाँ। और इस देश के हर एक एंगल से। हाँ। जो 22 जनवरी 2024 की घटना है वो बहुत ही दुर्लभ घटना है। क्योंकि अगर आप इसको वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में भी देखें, आज जिन लोगों ने हमें सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का ज्ञान दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हमें हमारे संविधान में उन्होंने रखी है। आज वो 3 कम्युनिटीज, क्रिश्चियंस, ज्यूज और मुस्लिम्स, जेरूसलम का डिस्प्यूट आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। पूरी वर्ल्ड मिलके जेरूसलम का डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन जुडिशरी की ताकत थी कि 500 साल बाद कोई साइट को रिक्लेम किया एक सिविलाइजेशन ने और वहां पे पूजा पाठ शुरू हुई। ऐसा उदाहरण जल्दी कहीं मिलता नहीं है, इसीलिए इनको दिक्कत है। और राम मंदिर के मीडिएशन में जब हम लोग वहां जाते थे तो वो यही बात कहते थे कि राम मंदिर तो हम आपको दे देंगे, पर इसके अलावा किसी और जगह आप आवाज नहीं रेस करेंगे। तो राम मंदिर का जो पूरा एक प्रकरण चला, उसने लोगों के अंदर का जो डर था इस तरह इस इश्यूज पे बात करने का, प्रश्न पूछने का, हम और आप ही कह लीजिए, इन तरह के पॉडकास्ट कह लीजिए, मेन स्ट्रीम कह लीजिए, वो वहां से बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहा वहां से खुलने का। क्योंकि जब वो डिबेट शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में तो लोगों ने देखा
कि किस तरह से बोला गया कि बाबर बहुत अच्छा आदमी था। लोगों ने देखा कि किस तरह से अकबर का औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया। लोगों ने देखा कि किस तरह से भगवान राम को काल्पनिक बताया गया। लोगों ने देखा कि किस तरह से रामायण को काव्य और मिथ बोला गया कि ये एक आपकी मनगढ़ंत कहानी है। लोगों ने देखा कि किस तरह से लोगों ने देखा कि किस तरह से राम मंदिर का नक्शा 5 जजों के सामने फाड़ दिया गया। लोगों ने देखा कि किस तरह से, आपने एक बात जरा गौर की होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उन्होंने अपने वहां के जो प्राचीर है उससे एक बात कही। उन्होंने कहा न्यायपालिका ने न्याय की लाज रख ली। न्यायपालिका ने न्याय की लाज रख ली। ये उनके शब्द थे। तो ये क्या था? तो ये लोगों का धड़का खुला बोलने का, प्रश्न पूछने का कि हाँ भाई ये हमारे श्री राम की भूमि थी। इतने दिन से हमारे प्रभु श्री राम वहां पे टेंट में विराजमान थे, त्रिपाल में थे। आज उनको उनका सही स्थान मिल रहा है। इसी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज्ञानव्यापी में, भोजशाला में, कुतुब में, अलग अलग जगह पे। तो मैं मानता हूं कि ये एक सिविलाइजेशनल इशू है, सांस्कृतिक विरासत का इशू है, आध्यात्मिक इशू है और बहुत कोर लीगल इशू है जिसपे एक सार्थक डिबेट होनी चाहिए। आवाज दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। संभल का जिक्र कर लेती हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए। अभी आपने संभल का जिक्र किया था, उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें कई लोगों की जान की, लेकिन अभी मैं हाल ही में जो घटना हुई थी संभल में उसका जिक्र करती हूँ। उस वक्त आप वहीं पर थे जब पत्थरबाजी हुई, सिचुएशन खराब हुई। आपको कई बार धमकियां भी मिली हैं। ज्ञानवापी केस में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना भी किया है और अभी भी शायद आप कर रहे हैं। कभी ऐसा लगा कि अब पीछे हट जाना चाहिए? एक बार को ऐसा हुआ कि बहुत हो गया? नहीं, देखिए ये जो प्रश्न है पीछे हटने का, ये तो उत्पन्न ही नहीं होता। उसका कारण है कि मैं या मेरे पिताजी या हमारी लीगल टीम इसमें अकेले नहीं है। ये पूरे समाज की, सिविलाइजेशन की, जब मैं लोगों से मिलता हूँ। आकांक्षा जी, मैं आपको बताऊं, मैं आज से भी 1 साल पहले ज्ञानव्यापी में मैं गया था दर्शन करने के लिए। एक 79 ईयर्स के बुजुर्ग हैं, वो मुझसे मिले। उन्होंने मेरे पैर ऐसे ऐसे छुए, ऐसे घिस के उन्होंने ऐसे अपने सर पे लगाया। मैं रोने लग गया, वो रोने लगे। मैंने कहा सर आप क्या कर रहे हैं, आप इतने सीनियर हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आप काम कर रहे हैं ये इतने दिनों से हमारी दबी हुई आवाज थी जो आप आगे लेके आ रहे हैं। तो धमकियां मेरे से कोई इशू नहीं है। आप अगर मुझे एलिमिनेट भी कर दोगे या हमारे को एलिमिनेट कर दोगे, समाज में अब तो और लोग सामने आएंगे। हम तो अपना काम कर चुके हैं। सारा चीज जो है वो डॉक्यूमेंट होके अब कोर्ट के पटल पे है। आप कितनों को एलिमिनेट करोगे? अगर हम चले जाएंगे कोई और सामने आएगा। वो अब तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, वो उसको वहां से आगे ले जाएगा। तो हमें एलिमिनेट करके क्या होगा? और हम तो एलिमिनेट होने के लिए तैयार हैं। आप एलिमिनेट करो, पर देश में क्रांति तो होगी। हम और हमारे पिताजी और आज से नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि सरकार बन गई तो कर रहे हैं। 1989 से मेरे पिताजी राम मंदिर का काम कर रहे थे और तब से अगर आप लखनऊ हाईकोर्ट जाके पूछ लीजिए, श्री राम रथ से वो कोर्ट जाते थे और तब से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन के जो इश्यूज हैं वो कोर्ट में उठाते रहे। चाहे वो उर्दू ट्रांसलेटर का मैटर हो, शांति सुरक्षा बल का मैटर हो, चाहे वो राम मंदिर में मुलायम सिंह यादव ने वहां पे कनोपी कटवा दी थी, छत्र कटवा दी थी, उसको बरामद करने का मैटर हो, चाहे वो निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाने का मैटर हो, चाहे वो राम मंदिर में दर्शन याचिका करके वहां पे दर्शन शुरू कराने का मैटर हो, चाहे वो सोनिया गांधी की नागरिकता चैलेंज करने का मैटर हो। अलग अलग मामले। अगर कोई पीपल का पेड़ कटा है लखनऊ के क्षेत्र में तो मेरे पिताजी वहां पे मौजूद हैं। अगर वहां पे कोई लव जिहाद की घटना हुई है तो मेरे पिताजी वहां पे मौजूद हैं। किसी मंदिर का अधिग्रहण किया गया है तो मेरे पिताजी वहां मौजूद हैं। कोई ऐसा कानून आया है जो हमारे आस्था के संविधान के खिलाफ है तो मेरे पिताजी और हमारी टीम वहां पे मौजूद है। तो ये आज की लड़ाई नहीं है, ये जनरेशंस की लड़ाई है। तो इसीलिए लोग इसको एक अलग ढंग से लेते हैं कि भाई सरकार आ गई तो आप बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर वो पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि आज से नहीं बोल रहे हैं, सुन आप आज रहे हैं, बोल तो हम बहुत पहले से रहे हैं। कितनी ऐसी याचिकाएं आकांक्षा जी जिन्होंने सूरज का किरण नहीं देखी, कोर्ट में फाइल हुई, सेकुलरिज्म के आधार पे एक जो मानसिकता बनी हुई वहीं पे खारिज कर दी गई। ये तो हम उसमें से 95% केसेस तो हारे हैं, डिसमिस कर दिए गए, दबा दिए गए। ये जो 4-5% उभरे हैं उससे समाज में जागृति आ रही है। और आज जो आपने सवाल पूछा, हमें कोई डर नहीं है। देखिए साफ बताऊं मैं, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे और मजबूती से, और इसको जैसे कहते हैं एग्रेसिवली लड़ेंगे। पर आज सवाल उनसे पूछने चाहिए जो लोग इस देश के संविधान को
ताक पे रख के मोबोक्रेसी का काम कर रहे हैं। अब आपने संभल का जिक्र किया, अब मैं पूछना चाहता हूं संभल में क्या मैं वहां पे नारे लगाने गया था? कोई बताए मुझे, या क्या मैंने कोई ऐसे काम किया जो इलीगल था? बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने संभल में 19 नवंबर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी के सामने केस फाइल किया। उनको अपने आर्ग्यूमेंट्स के, जब वो मेरे आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाइड हुए, उन्होंने सीपीसी के सारे प्रोविजंस को फॉलो करके वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे का आदेश किया। एडवोकेट कमीशन ने प्रशासन को, मैं टाइमलाइन के साथ बता रहा हूं, 19 नवंबर 2024 को एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने प्रशासन को निवेदन किया कि मैं सर्वे आज ही करना चाहता हूं। सरप्राइज एलिमेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। डीएम और एसपी साहब ने उनके इस आवेदन को स्वीकार किया। प्रशासन ने वहां पे हमें फेलिसिटेट किया कि आप जाके सर्वे करिए। जब 1.5 घंटे का सर्वे हो गया तो कोर्ट ने तो स्पष्ट अपने आदेश में लिख रखा था सर्वे में कौन कौन जाएगा। तो ये एमपी साहब कहां से आ गए सर्वे में? उनके लिए तो आदेश ही नहीं था। आपने वीडियो देखा होगा कि एमपी साहब वहां पे घुस गए। कैसे घुस गए आप भाई? सवाल उनसे पूछना चाहिए। हम तो कोर्ट के आदेश से पूछे थे, वहां पे अंदर गए थे। आपने वहां पे घुस के बदतमीजी करना शुरू किया। आपने कोर्ट के आदेश में जो कोर्ट के हिसाब से कंप्लायंस हो रही थी उसको वायलेट करने की कोशिश की, और वहां पे नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे। 5 से 10 हजार लोगों ने 19 नवंबर को भी घेर लिया था। ये मीडिया ने दिखाया नहीं, रात के अंधेरे में अच्छी तरह से घेर लिया था। बड़ी मुश्किल से वहां पे सर्वे उस दिन रुक गया और हम लोग वापस आए। और उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने 24 तारीख को दोबारा सर्वे का आदेश दिया। उसकी कंप्लायंस हम लोग दोबारा वहां पे गए। ऐसा तो है नहीं अपने मन से चले गए। और आपने झूठा नैरेटिव फैलाया कि विष्णु शंकर जैन ने, और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने फैलाया कि विष्णु शंकर जैन ने सर्वे में जाते वक्त जय श्री राम के नारे लगाए जिसकी वजह से दंगा हो गया। इतने सवाल पूछे हैं, आप झूठ बोल रहे हो। किसी आदमी ने, जो भी इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, कोई वीडियो फुटेज या डॉक्यूमेंट दिखाया कि मैंने कहा नारे लगाए? नहीं, अगर नारे लगाए भी हैं, नारे लगाए भी हैं तो किसी के खिलाफ तो नहीं लगाए। पहली बात तो मैं, एक सबसे बड़ी बात है, मैं चाहता तो मैं स्टंट करता ना कि हाँ मैंने नारे लगाए। मैं एक एडवोकेट के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था, कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस कर रहा था, एडवोकेट कमीशन के ऑर्डर की कंप्लायंस कर रहा था। मैं नारे क्यों लगाऊंगा? क्या मैं जब सुप्रीम कोर्ट जाता हूं तो मैं चीफ जस्टिस के कोर्ट के बाहर जय श्री राम के नारे लगा के कोर्ट के अंदर घुसता हूं? ऑब्वियसली आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, मैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज निभा रहा था। पर आपने उसको पेंट करने की कोशिश की कि हाँ इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए जिसकी वजह से दंगा हो गया। टोटल झूठ, कोई प्रूफ नहीं है। सिर्फ आपने इस पूरी प्रोसीडिंग को टेंट करने का काम किया। एक्चुअली क्या है ना आकांक्षा जी, जो आदमी पीड़ित है, ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव का खेल है कि जो पीड़ित है उसको बना दो अक्यूज्ड, और जो क्राइम कर रहा है उसको बना दो पीड़ित। ये नैरेटिव हुआ है। यही चीज कश्मीर में भी हुई। जो कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए, वो हो गए अग्रसर। उनकी वजह से सारी समस्याएं होने लगी। बड़े बड़े जर्नलिस्ट वहां पे जाने लगे और उस जेनोसाइड को जस्टिफाई करने लगे। और जो वहां पे माताओं बहनों का रेप किया गया, आरे से काटा गया, भयंकर वहां पे भीषण हत्याकांड हुआ, वो सारे लोग जो है ना वही पापी थे। उनकी गलती थी, वहां कश्मीर में रह रहे थे। उसी तरह से हमारी गलती थी कि हम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में संभल में जा रहे थे और हम ही को अक्यूज बना दिया गया। अब वहां पे जब सर्वे करने गए, पूरा प्रशासन वहां पे मौजूद था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, सीओ, एसडीएम सारे लोग मौजूद थे। भयंकर फोर्स लगी हुई थी। किसने पत्थर चलाना शुरू किया? क्या विष्णु शंकर जैन ने पत्थर चलाना शुरू किया? चारों तरफ से जो आंसू गैस चल रही थी, टीयर गैस चल रही थी, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही थी, ये सब हम कर रहे थे। कौन था वहां पे जो ये सारे काम कर रहा था? क्यों ऐसा हुआ कि जब उस तथाकथित मस्जिद में जो वजू टैंक है उसका पानी कम किया गया तो वहां के जो मस्जिद के कमेटी के वकील हैं वो बाहर गए और उन्होंने अफवाह फैला के आ गए। सारी चीजें एसआईटी की चार्जशीट में, रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। और आप आज हमें बता रहे हैं कि हम वहां पे गए जिसकी वजह से दंगा हो गया। आप वहां का सच, जो वहां पे हमारे जो कल की अवतार होने वाला है, जो हरिहर मंदिर था, उसकी जो जगह थी, उसका सच सामने ना आए, इसके लिए सारा स्वांग रचा गया। पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया आकांक्षा जी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और पूरे मैसेज दिए गए कि यहां पे कैसे भी करके सर्वे नहीं होना चाहिए। पूरा एक मैसेज था कि विष्णु शंकर जैन को एलिमिनेट कर दिया जाए। हर जगह से इंटरनेशनल साजिश रची गई। हम तो वहां से अपनी जान को हाथ पे रख के अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज निभा के आए एज ए लॉयर। अब आपको चिढ़ यह है कि ये मरा कैसे नहीं, ये जिंदा कैसे वापस आ गया संभल से? इसको तो मर जाना चाहिए था वहीं पे। तो एक उल्टा नैरेटिव
जिन लोगों को उनके वोट चाहिए उन्होंने गढ़ा, और आज तक कोई प्रूफ नहीं है। हम उम्मीद और एक बात और कहना चाहता हूं, आपने एक चीज और सुनी होगी, 19 और 24 तारीख को जब सर्वे हुआ तो ये कहा कि भाई कोर्ट ने एक्स पार्टी कैसे कर दिया, ये गए ऑर्डर हो गया और ये ऑर्डर ही गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं आकांक्षा जी, इस बात को भी उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठाया, और अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने बहुत ही डिटेल्ड फैसला दिया है और कहा है कि जो सर्वे का आदेश हुआ था सही था, कोर्ट के पास पावर है ऐसा आदेश देने की। लीगली भी हम केस जीते हैं, लीगली भी, और जो सर्वे का आदेश है उसको सही ठहराया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। पर उस समय क्या नैरेटिव बनाया गया कि ये कोर्ट गए, सर्वे का आदेश हो गया, ये तो एक्स पार्टी ऑर्डर कैसे हो गया। जो लोग, अच्छा एक सबसे बड़ी समस्या क्या है ना मेन स्ट्रीम में, या जैसे कह लीजिए जैसे ही कोई मुस्लिम पक्ष कोई बात कहता है उसको सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है और ऐसा लगता है कि हाँ वो जो बोल रहे सही बोल रहे। आप हमारी बात, हम चीखते रहे चिल्लाते रहे कि एक्स पार्टी ऑर्डर एडवोकेट कमीशन देने की कोर्ट को पावर है, लीगल प्रोविजंस हैं, पर आपको हमारी बातें नहीं क्लियर हो रही थी। आपके मतलब आपसे नहीं है, मतलब सारे लोगों से। पर आज जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया तो उन्होंने यही बात लिखी है। ऑर्डर 26 रूल 9 की प्रक्रिया यही है। प्रक्रिया यह है कि जब आप एडवोकेट कमीशन का सर्वे करने जाएंगे तो आप दोनों पक्षों के प्रेजेंस में सर्वे करेंगे, ये लॉ का मैंडेट है। और यहाँ पे 19 तारीख को भी मस्जिद कमेटी के लोग मौजूद थे, 24 तारीख को भी मौजूद थे। मौजूद क्या कह लीजिए, वही थे, हम तो माइनॉरिटी में थे। तो आप सिर्फ एक झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और सारी चीजों के पीछे सार ये है कि कैसे भी करके इसको दबाओ, उभरने ना पाए। अच्छा, अभी वक्फ पर मैं बात कर लेती हूँ। वक्फ पर अभी सरकार ने कुछ संशोधन किए जी, लेकिन आप जो चाहते थे शायद उनमें से कुछ वैसे संशोधन नहीं हुए हैं जी। क्यों नाराजगी आपकी रही उसको लेकर, आप क्या चाहते थे? देखिए, मेरा जो वक्फ पे स्टैंड है बहुत ही क्लियर है। सबसे पहली बात, हमने जेपीसी के सामने बहुत ही प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दी, और जो भी ऐसे कानून थे वक्फ में, वक्फ लॉ में जो भी ऐसे सेक्शंस थे जो संविधान विरोधी हैं, उसको हमने कहा कि इसको हटा दीजिए। दो चीजें समझने की जरूरत है। पहली बात, वक्फ पे जो कानून आया है इसको समझने की जरूरत है, वक्फ पे कानून आया क्यों। इसका सबसे बड़ा, इसको अगर सिंप्लीफाई करके मैं आपके दर्शकों के लिए रखूं तो वक्फ का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने एक बार वक्फ कर दिया तो फिर वो इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं आ सकता। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, इसको एक मान्यता प्राप्त है इस प्रिंसिपल को, जबकि ये चीज किसी और के लिए नहीं है, पर एक एक्सक्लूसिव एक शरिया कॉन्सेप्ट है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब ऐसा होने लगा ब्रिटिशर्स के समय 1923 में, ये देखा गया कि बहुत सारी संपत्ति वक्फ हो रही है और इसको वापस भी नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्होंने पहला वक्फ एक्ट लाया, वक्फ एक्ट 1923, और उस एक्ट में इतना लिखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इतना एक्ट था कि जो भी आप वक्फ करेंगे उसको रजिस्टर कराएंगे, उसको आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने उसको दर्ज कराएंगे, इतना ही कानून था। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते 1923 से आज हम लोग बैठे हैं 2025 में, 1923 का कानून उठा के देख लीजिए और 1995 विद 2013 का अमेंडमेंट देख लीजिए, इतना फार रीचिंग चेंज है कि आपने वक्फ को ऐसी पावर्स दे दी हैं जो असीमित हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 3 में आपने जो वक्फ का जो ओरिजिनल इस्लामिक कॉन्सेप्ट था उसको ही डाइल्यूट कर दिया। ओरिजिनल इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये था कि आप अपनी ही प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं, उसको डाइल्यूट कर दिया। सेक्शन 3R में डेफिनेशन में उसको चेंज किया गया है। फिर इसके बाद अभी मैं बता रहा हूँ मैं खिलाफ क्यों हूँ और मैं साथ क्यों हूँ, दोनों चीजें बता रहा हूँ। ठीक है। सेक्शन 4, 5 और 6 में सर्वे होता है वक्फ की प्रॉपर्टी का, उस सर्वे में उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करती है, तो जो राज्य सरकार खर्चा वहन कर रही है वो आज भी प्रोविजन है सेक्शन 8 में। तो हमने कहा इसको खत्म करिए, क्योंकि विष्णु शंकर जैन या कोई भी और व्यक्ति जो टैक्स पेयर है वो अपना पैसा क्यों खर्च करेगा वक्फ के सर्वे के लिए। Exactly. ये मेरा विरोध है। आज कोई मंदिर की संपत्ति का सर्वे तो नहीं होता है, और ये तो नहीं होता है कि मंदिर की संपत्ति का सर्वे होगा और जो लोग टैक्स पेयर हैं उसके पैसे से सर्वे होगा, पर ये वक्फ में क्यों हो रहा है। आज अगर आपके सर्वे में सेक्शन 4, 5 और 6 के सर्वे में कोई संपत्ति चली गई है तो मैं उसको कहाँ चुनौती दूंगा। लॉ ये है कि सिविल कोर्ट में देना चाहिए, पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते कानून ये लाया गया कि उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करेंगे। वक्फ ट्राइब्यूनल में कौन बैठेगा, इस्लामिक लॉ का जानकार जो बाय डिफॉल्ट मुस्लिम होता है, और ये चीज बिल में नहीं थी, ये चीज एक्ट में आई है। इस अमेंडमेंट एक्ट में आई, पहले भी थी और हमें लगा बिल में इसको हटा दिया गया है, पर ये दोबारा इंट्रोड्यूस कर दी गई। तो वक्फ ट्राइब्यूनल के खिलाफ मेरा विरोध है। आज अगर हमें ज्ञान व्यापी का केस फाइल करना है तो हम कहाँ जा रहे हैं, सिविल कोर्ट में। डेट्स पे डेट्स ले रहे हैं, पूरा एक
जनरेशंस पे जनरेशंस पास हो जा रही हैं, तब जाके कभी डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हो रहा है। आज आप हमें भेज रहे हो वक्फ ट्राइब्यूनल, जहां पे सही से निर्णय नहीं हो पा रहा है, जहां पे सही से न्याय प्रणाली नहीं हो पा रही है। सेक्शन 89 में अगर आज मुझे वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो मुझे उनको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, जैसे ब्रिटिश सरकार में होता था कि अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ केस फाइल करना है तो पहले उनको इन्फॉर्म करो। उसका अर्थ ये होता है कि बहुत सारे केस ही नहीं फाइल हो पाते हैं, उनको पता चल जाता है, वो केस ही नहीं फाइल होने देते हैं, अलग अलग कारणों के, अलग अलग चीजों की वजह से। वो आज भी स्टैट्यूट बुक्स में है। वक्फ के जितने लोग हैं उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। किसी पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य, महंत को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं है। तो हमने ये कहा कि जब आप एक अमेंडमेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं और नियत और मंशा ये है कि इस कानून को संविधान के प्रोविजंस के अनुरूप लाएं, उसके कॉन्सोनेंस में लाए, तो काफी चीजें तो हटाई। उसके लिए मैं सरकार की तारीफ भी करता हूँ, लगातार करता हूँ कि हाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। सेक्शन 40 को आपने रिपील कर दिया, कोई और व्यक्ति जो है वो वक्फ कर सकता है उसको हटा दिया। शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी वक्फ ना कर पाए उसको ले आए। वक्फ का कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जहाँ पे है, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है वहां पे लागू नहीं होगा, सेक्शन 3D के माध्यम से लाए। ये सारी चीजें बहुत अच्छी। वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। पर मेरा जो मूलभूत सवाल है, जो मेरी दिक्कत है, खत्म तो किया, पर आज जो संपत्ति गलत ढंग से पिछले इस 75 साल के कालखंड में गलत वक्फ के उसमें चली गई हैं, वो वापस कैसे आएंगी? उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। बहुत अच्छा होगा, मैं ये नहीं, मैंने हर बार यही कहा है कि वक्फ का कानून अच्छा है पर इनकम्प्लीट है। इसमें और चीजों की जरूरत है। पहली बात, प्रॉपर्टी जो चली गई है वो वापस कैसे आएगी? आज आप अगर सेक्शन 3B पढ़ेंगी तो सारे वक्फ से कहा गया है कि अपना ब्यौरा दीजिए, कि आपके पास संपत्ति कब आई, कब दर्ज हुई, हर एक चीज का ब्यौरा दीजिए। पर उसके बाद आगे क्या? किसी के पास ब्यौरा नहीं है तो क्या किया जाएगा? बिल्कुल। अगर सेक्शन 3C में आपने कहा कि वक्फ बाय यूजर को हम मान्यता नहीं देंगे, तो जो वक्फ बाय यूजर के रूप में संपत्ति दर्ज हो गई है वो वापस कैसे आएगी? देखिए, लॉ इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कानून ये है कि अगर आप किसी जगह पे गलत कब्जे में बैठे हैं तो आपको कानून के हिसाब से ही हटाया जा सकता है। ये कानून है। हाँ। सपोज करिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी स्टूडियो में बैठा हूं तो अगर मैं उसमें गलत कब्जे में बैठा हूं तो किसी के पास ये अधिकार नहीं है, और कोई भी बड़ा से बड़ा वकील ये नहीं कह सकता है कि वो मुझे बाय फोर्स निकाल सकता है। एक ही चीज है, वो कोर्ट जाएगा, अप्रोप्रिएट केस फाइल करेगा इविक्शन का, सिविल सूट से जब ऑर्डर हो जाएगा तब कोर्ट के माध्यम से पुलिस के साथ आके वो डिक्री को एग्जीक्यूट करेगा। ये लॉ है। अब वक्फ में जितने लोग आज गलत कब्जे में बैठे हैं वो वहां से निकलेंगे कैसे? कैसे हटेंगे? जिन्होंने 1950 से लेके पहले 1954 के वक्फ एक्ट से गलत कब्जा कर लिया, 1984 के बाद गलत कब्जा कर लिया, 1995 के एक्ट के बाद गलत कब्जा कर लिया, 2013 के बाद गलत कब्जा कर लिया, वापस कैसे आएगी संपत्ति? आज हमारे HM साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि करीब 10 लाख का एकड़ या जो भी आंकड़े हैं वैसी संपत्ति है, तो वापस कैसे आएगी? तो आप तो अगर इसके लिए हमने JPC में ये सजेशन दिया था कि पूरे देश को हमने 5 जोन में डिवाइड किया था, और हमने कहा था कि एक वक्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन का गठन किया जाए। जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, NGT बना हुआ है, कंज्यूमर को केस है तो कंज्यूमर फोरम बना हुआ है। तो पूरे देश को आप 5 जोन में डिवाइड कर लीजिए, सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, है ना। और आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को वहां पे बैठा दीजिए, 2 और अन्य जजेस को बैठा दीजिए, और जहां जहां गलत कब्जा हुआ है उनको भी सुनने का अधिकार दीजिए, उनको भी मौका दीजिए कि आप इस संपत्ति पे कैसे काबिज हुए, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर वक्फ नहीं है तो आप उसको डिक्लेयर करिए वक्फ नहीं है, और वहां पे जो ओरिजिनल ओनर है वो उसका कब्जा ले, और उस आदेश से कोई अगर व्यथित है, चिंतित है, तो उसकी फर्स्ट अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगी और उसका मामला एंड होगा। ये हमने मैकेनिज्म दिया था। तो हमारा ये विरोध है, हमारा ये सवाल है कि ये संपत्ति वापस कैसे आएगी। लेकिन आप एक बात बताइए ना कि अभी अगर आपके इस सजेशन को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, अभी भी इतना विरोध हो रहा है इसका, तो यही तो स्ट्रेटेजी है, यही तो स्ट्रेटेजी है। आप इस स्ट्रेटेजी को समझिए। स्ट्रेटेजी यही है कि जब जैसे कोई आदमी शुरू करे तो उसको वहीं पे क्रश कर दो। क्योंकि अभी पटना में मैंने देखा हाल ही में प्रॉपरली कई, मैं किसी दल का यहाँ पर नाम मैं वक्फ एक्ट के बारे में सॉरी आपको इंटरप्ट किया आपके। नहीं, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ वक्फ एक्ट के बारे में पिछले 1995 से और 2013 से लगातार हम लोग आवाज उठाते चले आ रहे हैं कि गलत कानून है। कभी किसी ने नहीं सुना। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, वक्फ पे सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में और 2010 में जस्टिस काटजू साहब का फैसला है। उन्होंने कहा वक्फ का जो कानून है, जो सर्वे में प्रॉपर्टी है, इसका अगर नोटिफिकेशन होगा तो नॉन हिंदू पे लागू नहीं होगा।
2010 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और 1979 का फैसला है। तो हम लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ शाह बानो का फैसला बदल दिया। अरे नहीं भाई, कांग्रेस ने सिर्फ शाह बानो का फैसला नहीं बदला, इसको भी पलट दिया। और 2013 में जाते जाते कांग्रेस सरकार ने सेक्शन 6 में अमेंडमेंट किया और पर्सन एग्रीव्ड शब्द जो था, पर्सन इंटरेस्टेड शब्द जो था, उसको पर्सन एग्रीव्ड कर दिया। मतलब अगर आज वक्फ के सर्वे में कोई संपत्ति नॉन मुस्लिम की चली जाती है तो उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही ठहराया राशिद वली बेग के केस में 2023 में। हर एक चीज रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, कोई भी आदमी आके वेरीफाई कर ले। आज तो ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। राशिद वली बेग का केस पढ़ लें और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो रमेश गोविंद राम का केस है और फातिमा बेगम का जो केस है वो ओवररूल हो गया लेजिस्लेचर द्वारा 2013 में पर्सन एग्रीव लाके। और अब आपको अगर कोई सर्वे में प्रॉपर्टी आती तो उसको जाके वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करिए। वक्फ ट्राइब्यूनल का स्कोप बहुत बड़ा है। तो आज मेरा सवाल यह है कि वक्फ ट्राइब्यूनल क्यों रहे, है ना। और ये जो कानून आया है ये अभी भी इनकम्प्लीट है, वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं खत्म किया गया। भाई आज आर्टिकल 323 ए और बी के तहत जो ट्राइब्यूनल बन सकते हैं वो वहां मैंडेटेड है। हमारे संविधान में 3 तरह के कोर्ट की संरचना है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और ट्राइब्यूनल एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स पे ही बनाया जा सकता है। 323 ए और 323 बी में जो लिखा हुआ है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार बन सकता है, बना सकती है। वक्फ ट्राइब्यूनल उसमें है ही नहीं, तो आपने संविधान का उल्लंघन करते हुए वक्फ ट्राइब्यूनल बना दिया। और उसमें कौन जज रहेगा? इस्लामिक लॉ का स्कॉलर। आज मुझे बताइए जरा कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मेरे मंदिर का केस है, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें वैदिक स्कॉलर रहेगा इस जज। है क्या कोई ऐसा कानून? नहीं। कोई बताए मुझे, नहीं है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और तो आप, मेरा सवाल प्रक्रिया पे है, मेरा सवाल प्रिंसिपल्स पे है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं। और आपने क्या नैरेटिव फैलाया कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स रहेंगे नॉन मुस्लिम रहेंगे। तो वक्फ कानून आज हम पे अप्लाई भी तो हो रहा है। बिल्कुल। आज अब मेरे को बताइए, कर्नाटका का हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट जिसके तहत 35,000 मंदिर ले लिए गए, क्या वो कानून मुस्लिम्स पे या क्रिश्चियंस पे या किसी और समाज पे अप्लाई हो रहा है? तमिलनाडु का जो एक्विजिशन एक्ट है जिससे मंदिर एक्वायर किए गए, क्या वो किसी और समाज पे अप्लाई हो रहा है? नहीं अप्लाई हो रहा है, इसलिए वहां पे वो मेंबर्स भी नहीं है। आप वक्फ का कानून मेरे पे अप्लाई क्यों कर रहे हो भाई? व्हाई शुड आई बी गवर्न्ड बाय वक्फ लॉ? वक्फ लॉ पे ये रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लाया गया दैट इट विल नॉट अप्लाई टू एनी अदर कम्युनिटी? और मेरे पे क्यों ये ऑब्लिगेशन है कि मैं उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करूं? जो अनरजिस्टर्ड वक्फ हैं वो वापस क्यों नहीं आएंगी? और जो रजिस्टर हो गई गलत ढंग से वो वापस क्यों नहीं आएंगी? और ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक काम किया जा रहा है कि अगर अमेंडमेंट हल्का भी आया है तो उसको अभी से विरोध करो कि ये यहीं पे दब जाए, आगे और काम ना हो पाए। ये इसलिए किया जा रहा है। और मैं यही बात कह रहा था जेपीसी के सामने और सरकार के सामने कि विरोध तो वैसे ही होना है, तो पूरा विरोध हो अच्छे से। आज भी तो विरोध ही हो रहा है। तो वक्फ ट्राइब्यूनल को भी हटा देना चाहिए था, पब्लिक सर्वेंट का दर्जा भी हटा देना चाहिए था, सेक्शन 89 भी हटा देना चाहिए था। जो आज पाकिस्तान और बांग्ला, जो आज जब भारत का विभाजन हुआ तो जो लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए वो लोग वक्फ की संपत्ति पे ऐसा वक्फ बोर्ड कह रहा है, उनको उनका ओनरशिप तो दे दीजिए। इवैक्यू प्रॉपर्टी का कानून तो आपने रिपील कर दिया सेक्शन 108 में, पर उनको ओनर तो डिक्लेयर करिए। तो विरोध तो तब भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। पर बात यह है कि हम एक उनका जो डोमिनेशन है उसमें फंसे हुए। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा, हमारे देश की जो कानूनी प्रक्रिया है ना वो बहुत स्लो है और आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। लोगों के मन में ये क्वेश्चंस रहते हैं और कई सारे ऐसे केसेस हैं जो लोग सालों अपनी जिंदगी अदालत में जिंदगी जेलों में बिता देते हैं और जब अदालत का फैसला आता है तो वो निर्दोष पाए जाते हैं। बहुत बड़ा सवाल पूछा आपने और एकदम सही पूछा। मैं अभी अपने मैं प्रोसिक्यूशन का काम भी देखता हूँ। हाँ। तो एक मेरे पास अभी केस आया और जो आप बात कह रही हैं इट हैज़ लीगल बेसिस टू स्टैंड। उसको ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से कन्विक्शन हुआ और सुप्रीम कोर्ट जब वो आया तो उसको एक्विटल हो गया। तो आज उसने अपने जीवन के 14-15 साल जेल में बिता दिए। 15 साल जो उसने जेल में बिताए, बेल भी नहीं मिली और 15 साल बाद उसका एक्विटल कर दिया गया। तो अब उसको क्या मिलेगा? कोई कंपनसेशन का प्रावधान है नहीं। मैं अभी एक 90s में वो शख्स बाहर आए हैं जी, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी जेल में बिता दी और अब वो बाहर आए हैं तो वो निर्दोष पाए गए।
मतलब उनके बच्चों बहुत का बड़ा फ्लॉ है ये, बहुत बड़ा लैकुना आप जो बात कर रही हैं। हाँ। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बहुत बड़ा लैकुना है, और उसका सबसे बड़ा एक पहलू ये है कि बेल देने में अलग मापदंड देखा जाता है, और जब ओरिजिनल क्रिमिनल अपील की सुनवाई होती है तो उसका अलग मापदंड होता है। आज जब बेल आप दे रहे हैं तो जो कृष्णा अय्यर साहब ने कहा था दैट बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, ये ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब के शब्द हैं। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। पर आज उल्टा हो रहा है, आज हो रहा है कि बेल इज एन एक्सेप्शन, जेल इज द रूल। तो आपको बेल, देखिए किसी के खिलाफ कोई केस फाइल हुआ तो आप जनरली उसको, आपको मेरे हिसाब से तो बेल का भी विषय नहीं आता है, आप उसका पहले क्रिमिनल ट्रायल जल्दी से जल्दी करिए। आज हमारे पास एक ऐसे इफेक्टिव कॉम्पिटेंट जजेस होने चाहिए जो क्रिमिनल अपील और क्रिमिनल ट्रायल जल्द से जल्द करें। सौदान सिंह के केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, गूगल करके कोई भी आदमी देख सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहरी चिंता जताई है किस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज क्रिमिनल अपील नहीं सुनी जा रही है। 10-10 साल से क्रिमिनल अपील पेंडिंग है, आदमी जेल में है, तो कोर्ट ने कहा कि आप इनको बेल दे दीजिए। पर सवाल यह है कि सबसे लार्जेस्ट हाई कोर्ट है, मेरा सवाल किसी ऑनरेबल जज के खिलाफ नहीं है। हाँ। मेरा सवाल सिस्टम और व्यवस्था के खिलाफ है। हाँ। कि जब इतना बड़ा हाई कोर्ट है, 100 से ज्यादा की करीब संख्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 160 की स्ट्रेंथ है, तो जजेस बढ़ाइए, 60 जजेस को और भरिए, स्पेशल कोर्ट्स बनाइए, जजेस की कॉम्पिटेंस को टेस्ट करिए क्रिमिनल लॉ में, उसके बाद उनको बैठाइए। आज अगर 10 बेंचेस बैठ जाएं और लगातार क्रिमिनल अपील की सुनवाई करें, अभी ये पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और इस पेंडेंसी से सबसे ज्यादा जो दुख है, जो दर्द है, वो लोगों को हो रहा है, और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। आज हम लोग, सबसे बड़ा एक वैक्यूम ये है, सरकार तो हम लोग बना लेते हैं, हाँ। स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत इलेक्शन, ब्लॉक प्रमुख, मेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट, पर ये जो आज पावर का एक विंग है जिसे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, वो अछूता है। बिल्कुल। वहां पे हर आदमी बोलने से डरता है, उसको लगता है हम कुछ भी बोलेंगे कंटेम्प्ट हो जाएगा। कंटेम्प्ट का लोग लॉ ही नहीं समझ रहे हैं। अगर आप किसी जज के खिलाफ पर्सनल अभद्र टिप्पणी करते हैं या किसी जजमेंट को आप गलत टिप्पणी करते हैं तो वो कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है, पर रीजनेबल क्रिटिसिज्म किसी भी जजमेंट का परमिसिबल है। सिस्टम के खिलाफ अगर आप बात करना चाहते हैं तो परमिसिबल है, पर लोग अपनी आवाज ही नहीं उठा पा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो हाई कोर्ट नाराज हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट नाराज हो जाएगी। कितने हमारे ऑनरेबल जजेस, उन्होंने कहा है कि बार इज द जज ऑफ द जजेस, बार इज द जज ऑफ द जजेस। हम लॉयर्स, वी आर द जज ऑफ द जजेस। हम उनको जज करते हैं कि आपने सही किया कि गलत किया, और अपने हम फीडबैक दें और उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, पर एक सही भाषा में, एक सही मर्यादा में। तो आज अगर ऐसी बातें लोगों के सामने जाएंगी तो लोग बताएंगे किस तरह से क्रिमिनल अपील्स पेंडिंग हैं, किस तरह से आज निर्दोष लोग जेल में बंद हैं, उनके ट्रायल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। अभी फॉर एग्जांपल आप उदयपुर फाइल्स लीजिए, 3 साल हो गए, 3 साल से आज तक ट्रायल क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? एनआईए तो चार्जशीट दे चुका है। आज दारा सिंह जो है उड़ीसा की जेल में पिछले 25 साल से बंद है, फरवरी 2000 से टू बी वेरी प्रिसाइज वो जेल में बंद है। 25 साल से उनको अभी तक पेरोल नहीं मिल पाई है। उनकी माँ का भी निधन हो गया, उनको पेरोल नहीं दी गई। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी क्रिमिनल अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में, उसको सुनवाई नहीं हो पा रही है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल ट्रायल नहीं डिसाइड हो पा रहा है। बेल्स का मैटर ऐसा रेयर होता था, सुप्रीम कोर्ट आता था। मैं तो रोज देख रहा हूँ बेल्स के मैटर सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं रह गया है क्रिमिनल अपील की सुनवाई करने का। जजेस की इतनी ज्यादा एक शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है, केस इतने ज्यादा है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को और जुडिशरी को, दोनों को इस चीज को मिलके इसको बैठ के सॉल्व करना चाहिए। और बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। आज बहुत जरूरी है कि हर एक कोर्ट में लॉ मिनिस्ट्री का एक ऑब्जर्वर रहे। लोअर कोर्ट कितने बजे बैठ रही है, कोई ऐसी कोर्ट्स हैं जो 1 बजे बैठ रही, 2 बजे बैठ रही हैं, बैठ ही नहीं रही हैं, तो कोई रिपोर्ट तो जानी चाहिए। आज हमारे यहाँ कोलिजियम सिस्टम है, तो मतलब जज ही जज को नियुक्त करेंगे। पर आज आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जो हैं वो 10:30 बजे से लेके 4 बजे तक तो कोर्ट में अपनी हियरिंग करते हैं। उसके बाद जो जजमेंट उन्हें लिखाना है वो लिखवाते हैं, जो नेक्स्ट डे केस लगे उसकी फाइल पढ़ते हैं। आज हाई कोर्ट में किस जज ने क्या गलत किया उसको देखने का समय क्या है, और उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन बताएगा आपको आके? क्या मैं जाके बता सकता हूँ कि साहब मेरे साथ हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में बदतमीजी हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे? कैसे समय मिलेगा मुझे? कौन बताएगा? कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। और ये इसीलिए काम एग्जीक्यूटिव का था कि वो देखे इसको, वो देखे लोअर कोर्ट में क्या हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पहलू है लोअर कोर्ट।
कितने सिविल केस डिसाइड हुए, कितने क्रिमिनल केस डिसाइड हुए। हाई कोर्ट में अगर आज कॉज लिस्ट में 200 केस लगे थे, उसमें से कितनों पे निर्णय हुआ, कितने केस टेकअप हुए। आज ऐसी हालत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जहां पे फ्रेश केस ही नहीं खत्म हो पा रहे हैं। अगर फ्रेश मुकदमे लगे हैं 20, तो वो 20 मुकदमे ही नहीं खत्म हो पा रहे हैं, उसमें भी बैकलॉग फ्रेश है, फ्रेश का भी बैकलॉग है। तो आप लिस्ट तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, सप्लीमेंट्री और बाकी बातें तो भूल जाइए। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, और इसके लिए बैठ के एक इम्पोर्टेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि शायद इसको लेकर आगे कोई सॉल्यूशन तो निकले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी जेलों में बीत गई है सिर्फ इसी वजह से। थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम हम लोगों के लिए निकाला। थैंक यू।